देखिए, आज का रिव्यू शुरू करने से पहले हम बस उस शिकायत को एड्रेस करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया में अच्छे सब्जेक्ट्स पर फिल्में नहीं बनती। आज रॉकेटरी देखने गए थे, पहला शो सिर्फ इस वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि लोग फिल्म देखने ही नहीं आए थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कम्युनिटी पोस्ट में लोगों का ज्ञान था कि भाई फिल्म का प्रमोशन ठीक से नहीं हुआ, इसलिए कोई देखने नहीं गया। इस बात पर हमें हंसी भी आ गई और थोड़ा गुस्सा भी कि इस एक्सक्यूज की वजह से ऐसी फिल्मों को सफर करना पड़ता है जो न सिर्फ अच्छे सब्जेक्ट पर बनती हैं बल्कि एक ऐसी कहानी कहती हैं जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हॉलीवुड की फिल्में जिनको इंडिया में उतना ज्यादा भी प्रमोट नहीं किया जाता, हम में से ज्यादातर उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कब आई, लेकिन ऐसी फिल्मों के लिए हमें प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, जबकि इसका पहला ट्रेलर महीनों पहले आ गया था। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की शुरुआत की कहानी और उसको रियलिटी में लाने वाले के संघर्ष की कहानी, एस नंबी नारायणन की कहानी। लेकिन कोई देखने जाता ही नहीं क्योंकि इसमें न तो स्पाइडरमैन जैसा वीएफएक्स है, न रॉकी भाई जैसा भौकाल और न ही आरआरआर जैसा पागलपन, लेकिन है तो बस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इंपैक्टफुल कहानी। अच्छा, तो कौन थे एस नंबी नारायणन? ये वो शख्स हैं जिनका नाम उसी लाइन में आता है जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हम रखते हैं। अगर आज हमने चंद्रयान 1 मिशन मंगल और पीएसएलवी जीएसएलवी जैसे सक्सेसफुल मिशंस और रॉकेट्स डेवलप किए हैं तो उसके पीछे एस नंबी नारायणन का बहुत बड़ा हाथ है। उनके बिना शायद ये पॉसिबल ना होता। उन्होंने ही देश का पहला 600 केजी का थर्स्ट लिक्विड प्रोपेलर मोटर्स बनाए। देश के अंदर लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो पाई तो उसका श्रेय नंबी नारायणन जी को ही जाता है। उनका बनाया विकास इंजन इसरो के कई सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसी की हेल्प से चंद्रयान 1 और मंगल तक पहले एटम में पहुंचने का सपना साकार हो पाया। पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिर सतीश धवन और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाने के प्रोसेस में उनका कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस देश के सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि उनको भुला दिया गया। इसरो के क्रायोजेनिक इंजन डिवीजन के इंचार्ज एस नंबी नारायणन पर 1994 में जासूसी के झूठे आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें 24 साल तक संघर्ष करना पड़ा। यही नहीं, कहा जाता है कि इस बीच 50 दिनों तक उनके ऊपर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किए जाते रहे। 30 घंटों तक उन्हें बैठने नहीं दिया गया और सवालों के जवाब देने के लिए खड़ा रखा गया। कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुए, हालांकि उसको सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया। 1998 में उनको अदालत ने निर्दोष घोषित किया और सरकार को उन्हें हर्जाने के तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। लेकिन इसके बाद भी उनके पीछे झूठे आरोपों का सिलसिला जारी रहा। 2018 में अदालत ने खुद ये बोला कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी और इसके लिए उन्हें 50 लाख और कॉम्पेंसेशन देते हुए सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन की बात भी कही। खुद नंबी नारायणन जी बताते हैं कि उनसे ज्यादा उनकी फैमिली को झेलना पड़ा। 24 साल से भी ज्यादा के स्ट्रगल के बाद आखिरकार 2019 में उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए भारत सरकार ने उनको देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया। लेकिन उस सम्मान तक आते आते उन्होंने बहुत कुछ खोया था। रॉकेटरी उसी कहानी को आपके सामने रख देती है। फिल्म की शुरुआत ही वैदिक चैंट से होती है जो नंबी नारायणन जी के रूट्स से हमको इंट्रोड्यूस कराती है। फिल्म अपने पहले 5 ही मिनट में एस नंबी नारायणन जी के साथ जो हुई ट्रेजेडी थी उसको इंट्रोड्यूस कर देती है। कहानी को दिखाने का तरीका इंटरेस्टिंग है। फिल्म के पहले ही 10 मिनट में शाहरुख खान की एंट्री हो जाती है। ये पूरी फिल्म 2 लोगों के कंधों पर भागती है। पहला नंबी नारायणन जी की कहानी और दूसरा माधवन की परफॉर्मेंस। फिल्म हर उस इवेंट को, यहाँ तक कि उस बातों को भी स्मार्ट तरीके से छूकर निकल जाती है जो हम नहीं जानते। सिस्टम के वो कौन से लोग थे जिन्होंने उनका करियर खत्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से देश को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिल्म अपने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के लिए हमेशा जानी जाएगी। इसके बनने की कहानी भी अपने आप में किसी कहानी से कम नहीं है। पहले तो इसके डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, फिर प्रोड्यूसर्स ने हाथ खींच लिए और फिर मैडी भैया को इसे प्रोड्यूस करना पड़ा और बाद में डायरेक्ट भी खुद करना पड़ा। और जैसे इतना सब कुछ काफी नहीं था कि फिल्म बनकर रेडी थी तो कोविड आ गया। लेकिन इतनी रुकावटें भी उस कहानी को कहने से रोक नहीं पाई जो सबको देश प्रेम की एक नई सीख देती है। फिल्म की 3 पॉजिटिव बातें की जाए तो सबसे पहले नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस। डॉक्टर साराभाई के रोल में रजत कपूर से लेकर नंबी नारायणन जी के रोल में मैडी भैया तक सब टॉप क्लास। कुछ ये जरूर कहेंगे कि मैडी भैया की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। दूसरी पॉजिटिव बात इस फिल्म की रिसर्च, क्योंकि खुद एस नंबी नारायणन जी इसके कंटेंट से सीधे जुड़े हुए थे। कहानी से लेकर रॉकेट के धुएं के कलर और रॉकेट के बनावट तक को खुद उन्होंने हरी झंडी दिखाई, यानी सब कुछ बहुत ऑथेंटिक लगता है। वहीं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली इसके पीछे की मेहनत वो स्क्रीन पर नजर आती है। माधवन ने इसमें न सिर्फ असली दाढ़ी और बाल रखे हैं बल्कि अपने दांतों में ब्रेसेस लगाकर उसको रिस्ट्रक्चर करवाया ताकि वो नंबी नारायणन जैसे लग सके। पिक्चर के माइनस पॉइंट्स की बात करें तो हाँ, कुछ लोगों को ये थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन 24 सालों के स्ट्रगल को देखने के लिए आप इतना टाइम तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। क्यों? वहीं कई सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स का यूज हुआ है जो आम पब्लिक को समझने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो फिल्म का नहीं है, हमारा है, क्योंकि थिएटर्स खाली पड़े। जाओ जाकर देख के आओ भाई साहब। खत्म होते होते फिल्म आपको एक बात कहकर खुद को समराइज करती है कि कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कद्र नहीं की जा सकती। वाह, नंबी नारायण जी की कहानी कहीं से भी उनसे कम नहीं है जिनको हम इंडिया का गौरव मानते हैं। तो जाइए, देख कर आइए और देख कर आए तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।